हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। Multiplication of two vectors results into a vector quantity then multiplication is known as vector multiplication or क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए कोई वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। दूसरा कोई वेक्टर बी है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास भी डायरेक्शन होगा। इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह भी एक वेक्टर होगा सी, इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास भी डायरेक्शन होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और इसको डिनोट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अब जो है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये हम लोग को जानना है। तो अब हम लोग लिखेंगे इसका डिफाइन डिफिनीशन। इसका जो हमको लिखना है इट इज डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप जो है यह यूनिट वेक्टर है और यह ऐसा यूनिट वेक्टर है एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing vector A and vector B। अब हम लोग को मॉड निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। यह बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा और एनकैप जो है ये डायरेक्शन है। अब एनकैप डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं इसके विषय में हम लोग को यहाँ जानकारी लेना है कि यह एनकैप को हम लोग कैसे दर्शाएं। उस एनकैप को दर्शाने के लिए जो है यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। पहला देखिए कि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई वेक्टर ले लें। ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें कोई वेक्टर या है ए, दूसरा वेक्टर या है बी हॉरिजॉन्टल प्लेन में,
ए से बी की ओर जा रहे हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो वेक्टर हम लोग लेते हैं। यह देखिए बिना ब्लैक वाला है ए और यह बी है। बी को ए से ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ए से बी की ओर। तो ए क्रॉस बी जो होगा वह ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। ए बी जो प्लेन हॉरिजॉन्टल बना रहा है इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी वह जेड एक्सिस पे होगा ऐसे। तो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, क्योंकि यह 90 डिग्री है। दिस वेक्टर इज ऐसे देखिए परपेंडिकुलर टू बी, इसके साथ भी 90 डिग्री है। एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस पूरे प्लेन पर यह परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, ए पहले वेक्टर के अलॉन्ग राइट हैंड को रखते हैं इस तरह से और पाम की ओर इसको घुमाते हैं। पाम की ओर घुमाना है, यानी बी वेक्टर जो होना चाहिए सेकंड वेक्टर वह हमारा पाम की ओर होना चाहिए। तो ए की ओर रखेंगे, पाम की ओर घुमाएंगे यानी बी वेक्टर की ओर घुमाएंगे। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वह थंब के अलॉन्ग आएगा, यानी अपवर्ड। तो यह जो ए क्रॉस बी है इसको अपवर्ड हम लोग दर्शाएंगे। यह हो गया डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जिसमें ए क्रॉस बी जो है वह ए पर भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी जो है वह हमारा बी पर भी परपेंडिकुलर है। अब जो है ए क्रॉस बी के बाद जो है हम लोग दूसरा इसको बी क्रॉस ए में चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी क्रॉस ए, यानी यह वेक्टर हमारा बी हो गया और यह वेक्टर ए हो गया। अब पहला वेक्टर जो है वह हम लोग बी को मानेंगे, दूसरा ए की ओर यानी बी से ए की ओर रोटेट कराएंगे। तो देखिए इसी को, यह हमारा ए है, यह बी है। अब बी को ए की ओर रोटेट कराना है तो बी की ओर राइट हैंड को रखे ऐसे। ऐसे नहीं रखेंगे क्योंकि यह उल्टा नहीं रोटेट करेगा, जब भी रोटेट करेगा पाम की ओर यानी हथेली की ओर। तो हम लोग बी की ओर रखेंगे ऐसे, ए की ओर रोटेट कराएंगे। तो बी क्रॉस ए हम का डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है, तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा यह हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए वेक्टर। अब यह बी क्रॉस ए जो है वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस ए जो है वो वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है। इस तरह 3 डायमेंशन में हम लोग इसको दर्शाते हैं। इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे सीलिंग फैन है तो फैन अगर ऐसे पंखा रोटेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा एयर का किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स को दर्शा रहा है। इस तरह रोटेट कराएंगे डाउनवर्ड आएगा। यहाँ पर अगर टेबल फैन ले लेते हैं, टेबल फैन ऐसे रोटेट करेगा तो आपका हवा इस ओर लगेगा। और टेबल एग्जॉस्ट फैन ले लेते हैं, उल्टा रोटेट करेगा तो हवा जो है बाहर की ओर जाएगा, रूम से बाहर की ओर। इस तरह हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे। अब जो है एक और डायरेक्शन दर्शाने का तरीका है, उसको भी देख लीजिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं। ये तो 3 डायमेंशनल प्लेन लिए है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल में सर्किल जो है इलिप्स जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग ऐसा बनाए हैं। और एक वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड बना दिया है प्लेन में। अब हमारा क्या करेंगे कि इसी को प्लेन मान लेंगे, यानी कि अब जो है यह हमारा प्लेन मान लीजिए 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया ऐसे। और इसमें कोई वेक्टर जो है यह है ए वेक्टर और यहाँ पर है जो हमारा बी वेक्टर है। अब इस ए क्रॉस बी की ओर निकालना है। तो देखिए ए की ओर राइट हैंड रखेंगे, बी के ओर घुमाएंगे। ए क्रॉस बी हम बाहर की ओर आ रहा है तो यह जो बाहर का डायरेक्शन होगा इस बाहर को ऐसे आएगा। तो मान लीजिए पूरा से अर्जुन तीर चला रहा है तो ये आपको क्या दिखेगा, टिप दिखेगा तीर का। तो ये टिप यहाँ पर अगर डॉटेड करके हम लोग डाले हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ये डायरेक्शन किधर है, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर है, आउट फ्रॉम द बोर्ड है। या इसके लिए वर्ड यूज करेंगे टुवार्ड्स द रीडर, पढ़ने वाला जो है उसकी ओर है। तो टुवार्ड्स द रीडर, आउट फ्रॉम द बोर्ड या आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर यूज करेंगे या आउटवर्ड डायरेक्शन यूज करेंगे। दूसरा देखिए, इसी को अगर बी क्रॉस ए हम लोग निकालते हैं तो कैसे यूज करेंगे, ए बी वेक्टर या ए वेक्टर, बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में। तो आप देखिए बी की ओर राइट हैंड रखो, ए के अलॉन्ग रोटेट कराओ, थंब का डायरेक्शन इनटू द प्लेन जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो क्रॉस का होगा इनटू द प्लेन। अब इनटू द प्लेन को क्रॉस से कैसे दर्शाते हैं इसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो ये जो क्रॉस है इनटू द प्लेन, मान लो इधर से अर्जुन तीर चलाया तो तीर आ रहा तो आपको टिप दिखेगा। जवाब में इधर से कर्ण तीर चलाएगा तो कर्ण का तीर जाएगा तो क्या दिखेगा आपको, टेल दिखेगा। तो ये टेल से दर्शा देंगे। तो क्रॉस है इसका मतलब हुआ डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन या अवे फ्रॉम रीडर या आउट इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड।
इसी को हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, इसको ए डॉट की जगह हम लोग चाहे तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसको दूसरा लेकर के इंटरचेंजिंग डायरेक्शन लिख लीजिए ऐसे, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं हम लोग। यह हो गया बी वेक्टर, यह हो गया ए वेक्टर, ए से बी के लोग रोटेट करा तो ए क्रॉस बी बाहर की ओर आ रहा है, ए क्रॉस बी तो बाहर को ऐसे तिरछा जेड डायरेक्शन में दर्शाए, यह हो गया हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। उसी तरह अब यह ए क्रॉस बी जो है इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये ध्यान देखना है आपको ऐसे। उसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग स्केच करें तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, यह हो गया हमारा बी वेक्टर, यह हो गया हमारा ए वेक्टर। अब इसमें बी क्रॉस ए निकालना है ऐसा, तो बी क्रॉस ए इनटू द प्लेन जाएगा। इनटू द प्लेन के लिए ये डॉटेड लाइन हम लोग दर्शाते हैं, जस्ट इसके अपोजिट यानी जेड डायरेक्शन को दर्शाते हैं वह ए डॉटेड लाइन दर्शा देंगे। ए डॉटेड लाइन हो जाएगा बी क्रॉस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यह डॉटेड लाइन हमारा जो है वह बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है और यह डॉटेड लाइन जो है ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह इनटू द प्लेन जा रहा है, तो आइदर दिस और दिस, इसको भी हम लोग ऐसे एरो दे सकते हैं, इंटरचेंजेबल है, ऐसे दिस और दिस, या ऐसे या ऐसे, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से और इस तरह से। इस तरह हम लोग जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं और मैग्नीट्यूड जो है वह ए बी साइन थीटा होगा, जहां थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अगर यह थीटा हमारा ऐसे भी आप ठीक बना सकते हैं कि थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा, थीटा अगर क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन डायरेक्शन जाएगा। इसलिए इसमें आप जोड़ सकते हैं वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज गया तो एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड, या एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज तो इनवर्ड। हाँ सर, थोड़ी देर में कॉल करते हैं। ये जो है हम लोग का जो है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हुआ। अब ए क्रॉस बी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? फिजिकल एग्जांपल तो देख ही लिए कि हम लोग को किसी भी रोटेशनल इफेक्ट को पता करने के लिए, जैसे फैन का है तो फैन ऐसे रोटेट कर रहा है, टेबल फैन तो एयर किधर जाएगा, ऐसे रोटेट कर रहा है तो किधर जाएगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग निकालते हैं। आप लोग लट्टू देखते होइएगा, लट्टू को ऐसे नचाते हैं तो किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या पंखा बच्चों का खिलौना देखे होइएगा, उसको रोटेट कराते हैं तो किस डायरेक्शन में निकलता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। अब जो है हम लोग को इसका कारण जानना है कि वाई क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड। क्रॉस प्रोडक्ट को क्यों डिफाइन करते हैं? तो इट इज डिफाइंड, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर फाइंडिंग टर्निंग इफेक्ट of a force about a point। किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए जो है हम लोग डिफाइन करते हैं इसको, इस क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जैसे देखिए कैसा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं टॉर वेक्टर, टॉर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसको बोलते हैं टॉर। सिंबल को पढ़ते हैं टॉर, टॉर T-A-U टॉर। इस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन है, जैसे यह भी हुआ तो सिंबल का नाम हो गया भी, लेकिन यह फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं वेलोसिटी। उसी तरह इस फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे टॉर्क और सिंबल को बोलेंगे टॉर। फिजिकल क्वांटिटी हो गया टॉर्क, TORQUE, और सिंबल का नाम हो गया टॉर। ये आर जो है सिंबल का नाम आर हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया पोजीशन वेक्टर। अब जनरली यहाँ रेडियल पोजीशन वेक्टर लिया जाता
सिंबल का नाम F हो गया और फिजिकल क्वांटिटी का नाम हो गया फोर्स। तो किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट मेजर करने के लिए हम लोग टॉर्क डिफाइन करते हैं और यही टर्निंग इफेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से पता चलता है। कैसे? तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है कोई पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट O और यहाँ पर मान लो कि कोई बॉडी है। अब इस m मास के बॉडी पर इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जो है यह है हमारा r। तो इस डायरेक्शन को यदि आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो यह r कैपिटल लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब इस पर हम लोग ने कोई फोर्स लगाया F, मान लो इस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया इस पर F। अब इस फोर्स लगाने के कारण यह रोटेट करेगा इस O पॉइंट के अबाउट। तो कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा यह फोर्स O पॉइंट के अबाउट इस बॉडी में, इसी रोटेशनल इफेक्ट को मेजर करता है क्वांटिटी टॉर्क। अगर हम लोग इस फोर्स को इस O पॉइंट पर ही लगा दें तब कोई रोटेशनल इफेक्ट मेजर नहीं होगा। जैसे आप क्या करें, एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर यह इसको हम लोग जो है यहाँ पर इस पॉइंट को फिक्स कर दिए और यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगाया इस पे। तो फोर्स लगाने के बाद देखिए यह क्या कर रहा है, वो पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है। तो कितना रोटेशनल इफेक्ट जनरेट कराया यह फोर्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया है टॉर्क। तो देखिए यह हमारा फोर्स है, इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट निकालना है। टर्निंग इफेक्ट पता करने के लिए हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग जिस पॉइंट के अबाउट टर्निंग इफेक्ट निकालना चाहते हैं उसी पॉइंट पे अगर फोर्स लगाते हैं तब देखिए तब इस पॉइंट के अबाउट कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टर्निंग इफेक्ट निकालना है उस पॉइंट पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी फोर्स ऑफ एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, यानी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है इस पॉइंट से पास नहीं करना चाहिए। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है इस डायरेक्शन को आप एक्सटेंड कर दीजिए फ्रॉम -∞ टू +∞। तो दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो हमारा है उस डायरेक्शन वह हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में बढ़ रहा है तो फिर हमारा ट्रांसलेशनल मोशन डेवलप होगा, रोटेशनल मोशन नहीं डेवलप होगा, यानी टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। और जब टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा तो टॉर्क डिफाइन नहीं होगा। अब इस डिफिनीशन को देखिए कैसे हम लोग का टॉर्क जो है, अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वह हमारा वो पॉइंट जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में आ गया, या फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो यहाँ पर P पॉइंट मान रहे हैं हम लोग, P पॉइंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वह खुद ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आ गया, तो वैसे केस में हमारा 0 हो जाता है टर्निंग इफेक्ट। कैसे? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए टॉर्क का। टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होगा यह हो जाएगा RF sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F। तो R इधर है, F इधर है, ये दोनों का बीच का एंगल थीटा है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो अब हम लोग देखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो टॉ का वैल्यू हो गया RF sin 0, sin 0 का वैल्यू 0 तो टॉ बराबर हो गया 0। इसका मतलब है कि टॉर्क इस केस में 0 हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ फिजिकल, तो यह देखिए यह ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और यहाँ पर कोई बॉडी है P पॉइंट पर। अब बॉडी का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से P पॉइंट को मिलाएंगे तो यह हो गया पोजीशन वेक्टर R, और बॉडी पर जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है या F से अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यह फोर्स हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इस पर फोर्स F अप्लाई किए तो यहाँ R और F दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री है थीटा का वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। R और F सेम ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो गया। तो फिर इस O पॉइंट के बाद इस फोर्स का कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं हमारा यह O पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट O, और यहाँ पर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अबाउट। तो इस पर फोर्स अगर ऐसे हम लोग लगाएंगे तो देखिएगा तो ये सीधे जो है ना बॉडी ऊपर चला जाएगा, यानी सीधे जो है या बॉडी यहाँ लगा तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, कोई टर्न नहीं करेगा। देखिए ऐसे हम लोग फोर्स लगाएंगे इस पे, ये सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो है कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, जो टॉर्क से 0 हो गया।
दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये उल्टा ले लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट O है और यहाँ पर बडी है, बडी पे इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाए और ऑब्जर्वेशन पॉइंट से R जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है R, तो R को बढ़ा दीजिए ये डायरेक्शन, तो R वेक्टर यह हो गया R कैप और F इधर हो गया, दोनों के बीच 180 डिग्री है। तो दूसरा हम लोग लेते हैं इफ थीटा का वैल्यू 180 180 डिग्री, तो टॉ का वैल्यू फिर हो जाएगा RF sin 180, sin 180 का वैल्यू अगेन 0 होता है, तो टॉ बराबर पुनः 0 हो जाएगा। यानी इस केस में भी हमारा जो है टर्निंग इफेक्ट डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारा ओरिएंटेशन का पता होना जरूरी है, यानी पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट के अबाउट टर्निंग इफेक्ट मेजर करना है वह पॉइंट से पोजीशन वेक्टर और फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच का एंगल क्या है वो निकालना जरूरी है। तीसरा केस हम लोग लेते हैं इसी का थर्ड। तो थर्ड में देखिए इफ थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हम लोग लेते हैं तो टॉ बराबर हो गया RF sin 90। अब जैसे ही sin 90 का वैल्यू 1 होता है तो R इंटू F, और यह sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए इसको टॉ मैक्स लिखेंगे। मैक्सिमम सेट मैक्स चैनल नहीं है टीवी का, टॉ मैक्स आपको पढ़ना है इसको। अब इसका वैल्यू क्या हुआ, तो इसका डायग्राम बना करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ यह पोजीशन वेक्टर हो गया R, पॉइंट R, तो यहाँ R वेक्टर हो जाएगा हमारा R वेक्टर, और इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा रहे हैं, इस पे इस डायरेक्शन में F लगा रहे हैं फोर्स, तो R और F दोनों के बीच यह 90 डिग्री है। तो इस केस में टर्निंग इफेक्ट जो होगा इसके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा जब हमारा R और F के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग यह बॉडी ले लिए ऐसे, और A वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब यहाँ पर जो है ऐसे फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा, अगर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, देखिए इधर हो गया R और इधर हो गया F, ब्लू वाला लाइन की ओर F, तो F जो है परपेंडिकुलर लगाते हैं R के, तो सबसे ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा, यानी ये जल्दी रोटेट कर जाएगा, ये ध्यान देना। अब जो है इसको हम लोग 3 केस समझने के बाद जो है इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है सो हम लोग जानेंगे। डिफाइन क्यों किए ये हम लोग जान गए कि किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोगों को जानना है। ज्योमेट्रिक significance of cross product। अब देखिए ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई दो वेक्टर है, या वेक्टर जो है एक वेक्टर मान लेते हैं A है, O और A से डिनोट किया इसको। दूसरा वेक्टर जो है यह मान लेते हैं O और B, O B वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल जो है यह हमारा थीटा इतना दिया हुआ है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग मॉड ऑफ A क्रॉस B निकालना चाहते हैं। A क्रॉस B बराबर यह हो गया मॉड ऑफ A क्रॉस B, तो AB साइन थीटा n कैप हट जाएगा। अब AB साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं A इंटू B साइन थीटा को एक जगह लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। A को हम लोग लिख सकते हैं, अब B साइन थीटा निकालने के लिए इस B से परपेंडिकुलर जो है वह डाल रहे हैं हम लोग A वेक्टर, और इस पॉइंट को मान लेते हैं D पॉइंट, कैपिटल D, ये 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल OBD साइन थीटा इज इक्वल टू BD बाई OB, तो BD इज इक्वल टू OB साइन थीटा, यानी BD इज इक्वल टू OB को B बोलते हैं B साइन थीटा। A को OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड
d sin थीटा को dd। अब इसको हम लोग 2 से हाफ से गुना भाग कर देंगे। 2 से गुना कर दिए तो 2 से भाग भी दे दिए। OA को लिखे OA इंटू BD। तो देखिए हाफ इंटू OA जो हो गया बेस हो गया और BD जो हो गया हाइट हो गया। तो जो ट्रेंगल हमारा बन रहा है OBA ट्रेंगल, देखिए OBA जो ट्रेंगल बन रहा है OBA, इस ट्रेंगल का यह एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल OBA यानी हाफ इंटू OA इंटू BD। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, इस टर्म को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल OBA। अब देखिए OBA ट्रेंगल का एरिया का डबल करना है। तो OBA ट्रेंगल कौन है? 2 वेक्टर को एडजेसेंट साइड मान करके A वेक्टर को OA और B वेक्टर को OB मान करके जो ट्रेंगल फॉर्म किए उसको हम लोग बोलते हैं OBA। और इस ट्रेंगल का एरिया का डबल टाइम जो है और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है 2 वेक्टर के। तो 2 वेक्टर को अगर एडजेसेंट साइड मान के जो ट्रेंगल बनाएंगे उस ट्रेंगल के एरिया का डबल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज और निकल करके आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल OBA यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय 2 वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है उसका हाफ आ जाएगा यह एरिया। तो इस ट्रिक को एक आपको ध्यान में रखना है जो यहाँ से आ रहा है। अब इस एरिया को हम लोग कैसे लिखेंगे सो देखिए। तो इसके लिए पैरेललोग्राम यहाँ फॉर्म कीजिए। OA के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे हम लोग और फिर OB के पैरेलल जो है दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग C मान लेंगे। अब देखिए OA के पैरेलल है तो OA और BC बराबर होगा, तो यह OB और AC बराबर होगा और यह जो है ABC या कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसलिए जितना एरिया OBA का होगा उतना ही एरिया ABC का होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल OBA और प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल OBA। 2 है, इसको तोड़ दिए। अब पहले वाले को वही रखने देंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल OBA और प्लस दूसरे वाले को लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल। अब OBA का एरिया जो है ABC के बराबर है तो ट्रेंगल ABC यहाँ लिख देंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रेंगल OBA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC। अब जो है दोनों एरिया को जोड़ दीजिए। जैसे ही एरिया को जोड़िएगा तो यह देखिए शेडेड हो गया पूरा, यह पूरा एरिया और दूसरे का भी ऐड कर दिए तो ये पूरा एरिया। अब यह पूरा एरिया मिलकर के बना क्या रहा है पैरेललोग्राम का एरिया। कौन सा पैरेललोग्राम? जो पैरेललोग्राम भी हम लोग दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मान करके बनाए हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाम हो गया OACB। तो यह हो गया A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली जो है हम लोग इसी को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं लिया इसलिए न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्ड हम लोग यूज करेंगे। न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टेकिंग द वेक्टर एज एडजेसेंट साइड। वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड मान करके जो हम लोगों ने पैरेललोग्राम बनाया उसका एरिया जो है वह दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो यह जो है एरिया में आगे आप पढ़ेंगे डायरेक्शन का कंसेप्ट। तो वहां देखिएगा A क्रॉस B, A से B की ओर अगर ट्रेस करते हैं, इधर से A को B की ओर ट्रेस करते हैं यानी इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं हम ट्रेसिंग, तो उस केस में एरिया जो है एरिया वेक्टर बाहर की ओर आ जाएगा। तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है आउटवर्ड वो मैच कर जाएगा, इसलिए हम लोग इसको न्यूमेरिकली इक्वल वर्ड हटा करके भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रूफ हम लोग जो है मैग्नीट्यूड पे किए हैं इसलिए लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे इसका, यहाँ लैंग्वेज लिख देते हैं। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो गया इसका। सो देखिए एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या सिंपली मैग्नीट्यूड वर्ड हटा के हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो मैग्नीट्यूड भी सोच सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स
इज इक्वल टू, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लिखिए, न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया of parallelogram formed by taking the vectors as adjacent sides, taking the vectors as adjacent sides। और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इसी का ट्रिक हो गया कि हाफ इंटू ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया का डबल जो है, या हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस के बाद एक हम लोग को बेसिक प्रॉब्लम करना है, उसके बाद रेक्टेंगुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, और तब जाकर के यूनिट वेक्टर नोटेशन में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, फिर इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल बनाने हैं, और तब जाकर के फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, यानी आपको पढ़ के आना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ करके